हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली की हुई 9/2/2024। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर है यहाँ पे कितने कथन सही है ये देखना है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। कर संविधान का भाग 6 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो पहला गलत है, यहाँ 6 नहीं 5। ठीक है। कर है वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश हैं। तो सहित करके 34 है, ना कि 32 है। ठीक है, तो ये भी गलती है। कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। तो तीसरा सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपबंध संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। अतः कथन पहला क्या है, सही नहीं है। वर्तमान संरचना क्या है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 उप न्यायाधीश के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी तथा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कार्य संसद के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। तथा कथन क्या है, दूसरा भी सही नहीं है। तो थोड़ा और देखते हैं। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। तथा कथन तीसरा क्या है, सही है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करैया जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जो 1972 से लागू है। तो ध्यान देना है कि ये 1996 शायद था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 1996 ही होगा। कर भारत ने सीबीडी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 लागू किया है। और तीसरा भी है, सीबीडी का जो सचिवालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो तीसरा सही है, दूसरा सही है। तो केवल 2 और 3 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, 1993 में हुआ था, ना कि 96 में। ठीक है, कर रहा है जैविक विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी। कर सीबीडी जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा। ठीक है, इसीलिए कथन पहला सही नहीं है, 93 के कारण वहाँ 72 था। कर भारत ने सीबीडी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया था। कथन दूसरा सही है। कर सीबीडी का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। कथन तीसरा भी सही है। इधर देख सकते हैं, माँ कामाख्या दिव्या परियोजना। ठीक है, माँ कामाख्या दिव्य परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा इसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के तहत मंजूरी दी गई है। तो ये पहला सही है। करे कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। तो दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। करा हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने माँ कामाख्या दिव्य परियोजना माँ कामाख्या पहुँच गलियारा की आधारशिला रखी थी। करा इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के तहत मंजूरी दी गई है। तो कथन पहला क्या है, सही है। करा गुवाहाटी असम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। था कथन दूसरा सही है। करा यह मंदिर माँ शक्ति के विभिन्न रूपों को समर्पित है, अर्थात सुंदरी, त्रिपुरा, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी और छिन्नमस्ता। करा है अबुवाची मेला इस मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार हर साल देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में
आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आज का देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, सही है ये बताना है। कह रहा है GRAPS ग्रैप्स 3 एक्सपेरिमेंट ने 100 TeV से ऊपर लेकिन कॉस्मिक रे प्रोटॉन नी के नीचे नई विशेषता की खोज की है जो सिंगल पावर लॉ स्पेक्ट्रम से विचलन का संकेत देता है। तो ये क्या है, सही है पहला कथन। दूसरा है कि कॉस्मिक किरणें ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान कण है जो सभी दिशाओं से समान रूप से पृथ्वी पर बमबारी करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, म्यून, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि तेजी से गति करने वाले कणों की बौछार होती है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन क्या है, दूसरा पहले की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। कह रहा है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत के ऊटी में संचालित ग्रैप्स 3 एक्सपेरिमेंट ने कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में एक नई विशेषता की खोज की है। ग्रैप्स 3 एक्सपेरिमेंट ने 100 TeV से ऊपर लेकिन कॉस्मिक रे प्रोटॉन नी के नीचे नई विशेषता की खोज की है जो सिंगल पावर लॉ स्पेक्ट्रम से विचलन का संकेत देता है। कथन पहला सही है। करा सदियों पुरानी खोज के अनुसार ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक किरणें ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान कण है जो सभी दिशाओं में समान रूप से पृथ्वी पर बमबारी करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, म्यून, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि तेजी से गति करने वाले कणों की बौछार होती है। तो कथन दूसरा भी सही है। कराता विकल्प भी सही है क्योंकि कथन 1, 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया था। तो पहला कथन सही है। कह रहे संविधान अनुसूचित जातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसीलिए वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद आरंभिक वर्षों में किया गया था। तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, कह रहा वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिर्वेशित और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में पिछड़ी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। कह रहा वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया था। कथन 1 सही है। संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में किया गया था। कथन 2 सही है। आगे देख सकते हैं कि हालांकि संविधान का अनुच्छेद 366-25 अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ वर्गों या समूहों से है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या है देख लिया।